हेलो एवरीवन। आज हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा लंबा चल सकता है क्योंकि इसमें बहुत सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले पीयूष ग्रंथि नामक अंतःस्रावी से। जिस अंतःस्रावी ग्रंथि का आज हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। इंग्लिश में उसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो मस्तिष्क के अंदर, जब हम मस्तिष्क का स्ट्रक्चर करेंगे, आगे हमारा नर्वस सिस्टम आएगा, उसमें बताएंगे कि मस्तिष्क के अंदर डायनसेफलोन की दीवार बनाता है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क में एक भाग है जिसको हम कहते हैं डायनसेफलोन। डायनसिफेलोन। उस डायनसिफेलोन की जो दीवार है या जो उसकी छत का निर्माण करता है उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। डायनसेफेलोन की छत का निर्माण हाइपोथैलेमस नामक संरचना करती है और उस हाइपोथैलेमस से जो ग्रंथि लटकी रहती है मटर के दाने के समान, बेहद छोटी सी ग्रंथि, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर कोई पूछे तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। वैसे तो सीधा सा आंसर दिया जा सकता है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। या कोई दूसरा थोड़ा सा गहराई से पूछे पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में किसके नीचे पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव रूप में हमसे पूछ ले कि पीयूष ग्रंथि की लोकेशन बताइए, तब हमें यह सब कुछ बताना पड़ेगा कि मस्तिष्क में डायनसेफेलोन की दीवार हाइपोथैलेमस से नीचे लटकी हुई जो ग्रंथि है उसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। मटर के दाने के समान पाई जाने वाली संरचना है। तो ये पीयूष ग्रंथि की हुई लोकेशन या स्थिति। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि है उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। तो देखिए, जो पीयूष ग्रंथि है, सबसे पहले हम आपको बताएं, ये हमने जो बनाया ये हाइपोथैलेमस है। जैसा कि भी आपको बताया, डायनसेफेलोन की जो दीवार है, जो छत है, उसको अपने हाइपोथैलेमस कहते हैं। उस हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ ये जो ग्रंथि पाई जाती है मटर के दाने के समान, जिसमें दो पालियां हैं, ये इस प्रकार से नीचे की तरफ संरचना लटकी हुई पाई जाती है। इसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इस पीयूष ग्रंथि में आप देख सकते हैं दो हिस्से हैं, एक हिस्सा अगला है और एक हिस्सा पिछला है। अग्र पीयूष ग्रंथि या पश्च पीयूष ग्रंथि, इस हिसाब से भी आप इसको बांट सकते हैं। तो पीयूष ग्रंथि का जो अगला हिस्सा है इसका नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। इसका नाम एडिनो हाइपोफाइसिस। और पीयूष ग्रंथि का ये जो पिछला हिस्सा है इसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। चाहे तो इंग्लिश में भी नाम दे सकते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये दो अलग अलग भाग क्यों बताए हमने आपको, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उसमें से कुछ हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलते हैं, कुछ जो हार्मोन निकलते हैं वो न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उनके क्या नाम है और क्या काम है। तो ज्यादातर जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के वो एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलते हैं, जैसे कि ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अभी आगे पढ़ेंगे तब इसका फुल फॉर्म बता देंगे। ACTH के बाद
TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन भी एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलता है। एक किससे हार्मोन और निकलता है, MSH मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। तो इस प्रकार से जितने भी हार्मोन है ये सारे के सारे एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन निकलते हैं उसका एक का नाम है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, वेसोप्रेसिन। और जो इसके अलावा दूसरा हार्मोन इसमें निकलता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ये इतने सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से हार्मोन का क्या काम है। पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोनों का अब हमें एक एक करके अध्ययन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ACTH। पहले नंबर पर ACTH का फुल फॉर्म अभी आपको बताया था, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। यहां पर हम लिख देते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि को कोर्टिसोल नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए ACTH हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि को कोर्टिसोल नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, इसीलिए इसका नाम एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहलाता है। दूसरे नंबर पे जो हार्मोन था वो हमने बताया था TSH। TSH का मतलब क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या काम है कि ये थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन है। यानी कि जो TSH हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि के ऊपर काम करता है, थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि कह दीजिए। और उस थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। यानी थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन को यदि निकालना है, स्रावित करना है या फिर उसके स्रावण को कम करना है तो उन दोनों का जो नियंत्रण है वो TSH के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार जैसा कि हमने बताया एड्रीनल ग्रंथि से यदि कोर्टिसोल हार्मोन को निकालना है या फिर उसके स्रावण को कम करना है तो उसको कंट्रोल करने का काम भी ACTH के द्वारा किया जाता है। तो ACTH हो चाहे TSH हो, ये सारे के सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। अगला जो हार्मोन है उसका हमने आपको नाम बताया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हमने एक साथ इसीलिए लिखे हैं कि सिर्फ मेल और फीमेल का अंतर है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो मेल के अंदर काम करता है, पुरुषों के अंदर काम करता है, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्त्रियों के अंदर या फीमेल के अंदर काम करता है। तो जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के स्रावण को प्रभावित या नियंत्रित करता है। और उसी प्रकार ये जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये हमने आपको बताया कि महिलाओं के अंदर काम करता है, और महिलाओं के अंदर भी प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन नामक हार्मोनों को यदि स्रावित करवाना हो या फिर उसके स्रावण को कंट्रोल करना हो तो उसका काम FSH के द्वारा किया जाता है। और ये LH और FSH ये सब हार्मोन भी किसके द्वारा निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि के द्वारा या पीयूष ग्रंथि की एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा। अब तक जितने भी हमने हार्मोन बताए पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले, उन सब में एक बात विशेष है कि ये हार्मोन आगे जाकर किसी दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करते हैं। तो यानी कि मनुष्य के शरीर में लगभग जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोनों को निकालना हो या फिर उनके स्रावण को कम करना हो, उसकी कंट्रोल करने का काम पीयूष ग्रंथि करती है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो देखिए, दो हार्मोनों के बाद हम आगे चलते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस से जो अगला हार्मोन निकलता है उसका क्या नाम है। हम आपको पहले बता चुके हैं, अगले हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन या GH। जो अगला हार्मोन है उसका नाम है GH या ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन भी इसको कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये हार्मोन मनुष्य की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी कि मनुष्य के शारीरिक विकास को यह हार्मोन नियंत्रित करता है। यदि ग्रोथ हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो मनुष्य के शरीर का विकास ज़्यादा हो सकता है। यदि इस ग्रोथ हार्मोन की सांद्रता कम रह जाए या मात्रा कम रह जाए तो मनुष्य का जो ग्रोथ है वो बाधित हो सकता है। इस हार्मोन की अधिकता से अतिकायता, जाइजेंटिज्म, अतिकायता या जाइजेंटिज्म नामक रोग हो जाता है। और इस हार्मोन की कमी से वामनता या भोनापन या डॉर्फिज्म, कोई भी नाम दे दीजिए, अतिकायता को कहते हैं जाइजेंटिज्म। और वामनता को कहते हैं डॉर्फिज्म। तो इस प्रकार से ग्रोथ हार्मोन इस प्रकार मनुष्य को प्रभावित करता है। अगला हमने आपको नाम बताया था MSH या प्रोलैक्टिन बताया था पहले। चलो प्रोलैक्टिन बता देते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये दरअसल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन इसकी जो एक्टिविटी है वो फीमेल के अंदर पाई जाती है अधिक, और वो भी कब? जब प्रेगनेंसी का समय होता है, गर्भाधान के समय या गर्भावस्था के समय ये प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है। स्त्रियों के अंदर जो स्तन ग्रंथियां हैं, जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स जिसे स्तन ग्रंथियां कहते हैं, उन स्तन ग्रंथियों के विकास तथा उन स्तन ग्रंथियों से दूध के स्त्रवण को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। हालांकि इसकी मौजूदगी पुरुषों के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन पुरुषों में यह निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, इसकी एक्टिविटी कम होती है, इसीलिए पुरुषों के अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास कम होता है। लेकिन प्रोलैक्टिन की एक्टिविटी या सक्रियता फीमेल के अंदर, महिलाओं के अंदर ज़्यादा होती है, इसलिए स्तन ग्रंथियों का विकास महिलाओं में ज़्यादा होता है। इसके बाद एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलने वाला जो हार्मोन था वो अंतिम हार्मोन है MSH, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन्स में जो अंतिम हार्मोन था उसका क्या नाम है? MSH। इसका पूरा नाम मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
इस हार्मोन का जो एग्जैक्ट काम है, जो वास्तविक कार्य है, अभी तक अज्ञात है कि भाई वास्तव में ये क्या काम करता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जो मनुष्य के शरीर में मिलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है, मिलेनिन वर्णक वह वर्णक होता है जिसकी वजह से त्वचा के रंग में गहराई आती है, त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, डार्क हो जाता है। सांवलेपन के लिए जिम्मेदार जो वर्णक है, किसी की त्वचा में मिलेनिन की मात्रा कम होती है तो उसके अंदर सांवलापन कम होता है। यदि किसी मनुष्य की त्वचा में मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो सांवलेपन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। हमारे बालों के अंदर मिलेनिन की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए इसका रंग गहरा काला रंग का होता है। तो मिलेनिन के स्त्रवण के लिए जिम्मेदार इस MSH को माना जाता है, लेकिन वास्तव में इसके और क्या क्या कार्य हैं ये अभी तक अज्ञात हैं। तो ये एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले जितने भी हार्मोन थे, उन हार्मोनों के नाम और उनके कार्य हमने बताए। इसके बाद हमारा जो पीयूष ग्रंथि का पिछला हिस्सा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, या जिसको हमने न्यूरोहाइपोफाइसिस दिया था नाम, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन निकलते हैं, अब थोड़ा थोड़ा करके उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ये हालांकि टॉपिक बहुत लंबा है और लंबा चल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा छोटा, इससे ज़्यादा शॉर्ट इसको किया नहीं जा सकता, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। न्यूरोहाइपोफाइसिस से हमने जो हार्मोन बताए थे उसमें सबसे पहला था ADH। ADH का पूरा नाम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है वो मनुष्य की किडनी पर काम करता है। किडनी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किडनी का हम पूरा क्लास लगा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से किडनी के अंदर रुधिर जाता है। रुधिर के अंदर से जो तरल अशुद्धियाँ होती है उसको यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और रुधिर के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स हैं, उसको नेफ्रॉन की दीवार के द्वारा वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन किडनी को उस रुधिर के अंदर जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से किडनी को यह स्टिमुलेशन मिलती है कि रुधिर के अंदर पाए जाने वाले सभी पोषक तत्व और तरल पदार्थ और जल की मात्रा शरीर के अंदर अधिक से अधिक बनी रहे तथा अनावश्यक रूप से शरीर से बाहर ना जाए। तो वो काम एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी के ऊपर काम करता है। और दूसरे नंबर पे न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलने वाला जो हार्मोन है, इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन का हमने एक नाम और दिया था, वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन। न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो दूसरा हार्मोन निकलता है उसका नाम ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये हार्मोन भी प्रोलैक्टिन हार्मोन की तरह ही महिलाओं के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स के विकास में काम आता है। मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथि के विकास में काम आता है। उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दूध के निर्माण में या दूध के निर्माण को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। इसके अलावा जो यूट्रस होता है, गर्भाशय जिसको कहते हैं, महिलाओं के अंदर पाए जाने वाले गर्भाशय को प्रिपेयर करने का काम भी ऑक्सीटोसिन के द्वारा किया जाता है। प्रिपेयर करने का क्या मतलब होता है, जब गर्भाधान का समय आना होता है या जब गर्भाधान करना होता है महिलाओं को, उस समय गर्भाशय को उस गर्भाधान के लिए तैयार करना, उसकी दीवार को तैयार करने का काम भी ऑक्सीटोसिन के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीटोसिन इस प्रकार से बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन, उनसे जो कार्य होते हैं उनका वर्णन, न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन और उनसे जो कार्य किए जाते हैं उनका वर्णन इस वीडियो के अंदर किया है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ, लेकिन ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जितने भी हार्मोन हमने आपको बताए
वो किसी भी रूप में किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछ लिया जाता है। और मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।